सभी प्रतियोगियों को नमस्कार। मैं मुकेश यादव आपका AK पोर्टिशन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। आप लोग बहुत ही तल्लीनता के साथ स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है और ये जुनून जारी रखना है। बस एक छोटी सी बात कहनी है, वो ये, अगर कुछ अच्छा करना है ज़िंदगी में तो बस किताबों को दोस्त बना लो, और इससे बेहतर टाइम अपने को ज़िंदगी में मिल नहीं सकता। इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, केवल घर पर रहेंगे। तो सबसे अच्छे दोस्त अगर आपको इस समय कोई मिल सकता है तो वो है किताबें। किताबों को दोस्त बनाओ, ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना लोगे। ठीक है, मेरा आपसे यही कहना है कि अगर कुछ भी ज़िंदगी में करना है तो किताबों को दोस्त बना लो। ठीक है, अब उसमें केवल इतना ही नहीं होता कि हम केवल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हर प्रकार की किताबें पढ़ सकते हो। आपको अच्छे विचार मिलेंगे, अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छी सोच मिलेगी, आपको अच्छे जीवन जीने के तरीके मिलेंगे अगर आप अच्छी किताबें पढ़ोगे तो। ठीक है, तो आप अच्छी किताबों के संपर्क में आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा, आपको लाइफ को बहुत आगे तक ले जाएगा। आज अपना टॉपिक है पाचन की कार्य की, यानी अपना ये जो चैप्टर है ये आखिरी मोड पर चल रहा है। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पाचन की कार्य की। देखो, भोजन का जो पाचन होता है ये दो प्रकार से होता है। मानव में भोजन का पाचन दो प्रकार की क्रियाओं द्वारा होता है। दो प्रकार की क्रियाएं कौन कौन सी है? एक होता है भोजन का यांत्रिक पाचन, जिसको मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, और दूसरा होता है भोजन का रासायनिक पाचन, जिसको केमिकल डाइजेशन कहते हैं। यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन किसे कहते हैं? देखो, यांत्रिक पाचन यानी मैकेनिकल डाइजेशन से मतलब ये होता है हमारे द्वारा ग्रहण किया गया जो भोजन है उस भोजन के स्वरूप में परिवर्तन होना। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है, तरल रूप में भी ग्रहण करते हैं, ये बात नहीं कि तरल में नहीं ग्रहण करते हैं। तो हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण किया गया है, ठीक है, उसके रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? यांत्रिक पाचन कहलाता है। आप इसको ज़्यादा अच्छे से ऐसे समझ सकते हो कि हमने जो भोजन ग्रहण किया उस भोजन को हमने दांतों की सहायता से चबाया। हमने मान लो कि रोटी लिए, फल लिया, फ्रूट, जो भी XYZ जो सॉलिड फॉर्म में लिए, ठीक है, उनको लेने के बाद में हमने दांतों से उनको क्या चबाया। चबाने पर आपको पता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है, अर्ध ठोस अवस्था में बदलता है, आगे जो जाकर के तरल में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिजल्ट निकल करके आ रहा है, वो ये कि हमारे द्वारा ग्रहण किया गया जो भोजन है उस भोजन की अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? यांत्रिक पाचन कहलाता है। सीधा सीधा लिखेंगे, भोजन की अवस्था में परिवर्तन यांत्रिक पाचन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यांत्रिक पाचन द्वारा होता है। ठीक है, दूसरी चीज रासायनिक पाचन क्या होता है? रासायनिक पाचन से मतलब हमारा यह है, इसमें भोजन में उपस्थित जो रासायनिक पदार्थ हैं वो एंजाइम्स की क्रिया के द्वारा अन्य रासायनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। हम ये कहेंगे कि जटिल रासायनिक पदार्थों का सरल में परिवर्तन क्या है? रासायनिक पाचन है। ठीक है, अब ये यांत्रिक पाचन और रासायनिक पर जो डाइजेशन है वो हमारी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से भागों में कैसे कैसे होता है वो मैं पूरा लेकर के चलूँगा। ठीक है, इसके लिए मैंने आपकी सुविधा के लिए टेबल फॉर्मेशन करेंगे, अपन सारणी का निर्माण करेंगे जिससे हम आसानी से इजीली ये चीज़ें पढ़ सकें। देखो, भोजन की कार्यकी को जो है हम एक साथ पढ़ने वाले हैं जिससे कि हम भूले नहीं और हमारे दिमाग के अंदर ये स्थायी रूप से चल सके। इस पूरी प्रक्रिया को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भोजन की जो कार्य की है वो 5 पदों में पूरी होती है। यानी भोजन का संपूर्ण पाचन की जो प्रक्रिया है, पाचन, अवशोषण, सारा जो है कितने पदों में पूरा होता है? 5 में। किसी भी जीव के अंदर पाचन की संपूर्ण फिजियोलॉजी कार्य की 5 पदों में पूरी होती है। 5 पद कौन कौन से? सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। अंतर्ग्रहण, जिसको हम क्या कहेंगे? इजेशन।
जिसको क्या कहते हैं, इजेशन, यानी भोजन को ग्रहण करना। ठीक है। दूसरा जो पाचन की कार्यकी का पद है वो कौन सा है, पाचन है, जिसको हम इंग्लिश में आप डाइजेशन कह सकते हो। तीसरा जो पद है वो अवशोषण, ठीक है, जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। चौथा जो पद है वो है स्वांगीकरण, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। और पांचवा जो पद है वो है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण, ठीक है, ये इंजेशन है, ग्रहण करना, और ये इजेशन है, बाहर निकालना। ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जीव के अंदर भोजन का संपूर्ण पाचन कितने पदों में पूरा होगा, 5 पदों के अंदर पूरा होगा। ठीक है, ये 5 पद हैं। इन 5 पदों के अंदर सबसे पहला पद क्या है, सबसे पहले पद का मतलब ये है भोजन को आहार नाल में ग्रहण करना क्या कहलाता है, भोजन को आहार नाल में ग्रहण करना क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। ठीक है, जो फूड है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अगर ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो इजेशन कहलाएगा। ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में हमने भोजन को ले लिया है, उसके बाद में क्या होगा, भोजन को आहार नाल में लेने के बाद में क्या होगा, अब शुरू होती है आगे की प्रक्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया के अंदर जो है अंत में, लास्ट में क्या बनेंगे, सरलतम अणु बनेंगे। सरलतम अणु कौन कौन से बनेंगे वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। ये इन बिंदुओं को पहले समझा देता हूँ, फिर आपको लाभ रहेगा। देखो कौन कौन से बनेंगे, जो भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट लिए जाएंगे, किसी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट लिया जाए, वो पाचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप एट लास्ट किस में परिवर्तित होता है, ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज लीवर में जाएगा। जो भी प्रोटीन ली जाएगी उस प्रोटीन के पाचन से लास्ट में क्या बनता है, एमिनो अम्ल बनते हैं। ये एमिनो अम्ल भी कहाँ पहुँचेंगे, लीवर में पहुँचेंगे। जो भी वसा लिया जाएगा, जो लिपिड लिया जाएगा, उसको लास्ट में तोड़ दिया जाएगा तो क्या बनेंगे, मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, और क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा। आप अल्कोहल भी आपको लिखा हुआ मिलेगा ये। ठीक है, मोनोग्लिसराइड बन जाएंगे, या फैटी एसिड मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल मिल जाएगा, क्योंकि ग्लिसरॉइड जो है वो किससे बनता है, फैटी एसिड और अल्कोहल से ही बनता है। यानी वसा के पाचन से सबसे सरलतम रूप वसीय अम्ल और अल्कोहल होता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होंगे उसी रूप के अंदर। इसके अलावा जल का अवशोषण उसी रूप में होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे द्वारा जो ग्रहण किया जाएगा, उनके पाचन होने से ये पदार्थ बनेंगे। ठीक है, ये बनने के बाद में क्या होगा, ये बनने के बाद में जो प्रक्रिया होगी वो होगी अवशोषण। देखो पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ एक बार मैं आपको कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो हमने भोजन ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद में पाचन होगा। पाचन के अंदर क्या होगा, जो भी पदार्थ ग्रहण किए गए वो इन रूपों में बदलेंगे। इन रूपों को फिर ग्रहण किया जाएगा, शरीर के अंदर रक्त में मिलाया जाएगा। रक्त से ये सब कहाँ जाते हैं, यकृत। और यकृत की महिमा मैंने आपको पहले ही बता दी है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, चिंता नहीं करनी है, नहीं तो यकृत और ख़राब होता है। टेंशन, डिप्रेशन से लीवर अफेक्ट होता है, लीवर प्रभावित होता है। ठीक है, इसलिए कोरोना भले ही चल रहा हो, इस जिंदगी के सफ़र में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए चिंता मुक्त रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नहीं आप लोग कोरोना से बचाओगे, लेकिन अगर टेंशन करते रहे तो इसको ख़राब कर बैठोगे, और ये ख़राब हो गया ना तो फिर कोई मतलब नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा। शरीर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैंने पूरा एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप लोगों ने देखा भी होगा। देखो आगे, फिर ये जो पदार्थ यकृत में जाने के बाद में फिर इनको बॉडी के अंदर भेजा जाता है, शरीर में भेजा जाता है कोशिकाओं के पास, और फिर कोशिकाएं जो हैं उन नए पदार्थों का निर्माण करती हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। आगे बात समझ में। अब देखो लास्ट वाला पद है बहिक्षेपण, यानी इजेशन। जो अपचित भोज्य पदार्थ है, यानी हमारी आहार नाल के अंदर पाए जाने वाला ऐसा भोजन जो शरीर के लिए योग्य नहीं है या जिसका पाचन नहीं हुआ, उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से भोजन का ग्रहण किया गया था उसी प्रकार से भोजन को अपचित भोज्य पदार्थ को, या एक शब्द लिखा जाता है अपचित,
अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? बहिक्षेपण कहलाता है। ठीक है, यानी ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी समझ में आ गया होगा कि आहार नाल के अंदर ये जो पदार्थ है उनको अवशोषित करके रक्त में मिलाना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण क्या होता है? ये भी समझ में आ गया होगा। स्वांगीकरण का मतलब होता है जब भोजन का पचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण हो गया, रक्त में मिल गए हैं, यकृत के पास पहुंच गए हैं। अब यकृत जो है इनको आगे रक्त की सहायता से पूरे शरीर में भेजता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका उन पदार्थों का उपयोग करती है, तो शरीर की कोशिकाओं के द्वारा उन पदार्थों का उपयोग करना ही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, क्लियर? तो भाई ये 5 पदों के अंदर पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। सबसे महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया वो कौन सी है? दूसरा पद। ये दूसरा पद अपन डिटेल में देखने वाले हैं। बाकी पदों के बारे में मैंने आपको बता दिया है क्या क्या होता है, कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। दूसरा पद आपको अच्छे से पढ़ना है, ये भी इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग इसे डरो, आसानी से हो जाता है, डरना तो कुछ भी नहीं है। देखो पाचन, आहार नाल के विभिन्न भागों के अंदर पाचन कैसे कैसे होता है। सबसे पहला मैं बता रहा हूं आपको, मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन। ठीक है, मुख गुहा के अंदर जो पाचन होता है, इसके लिए मुख गुहा के अंदर भोजन यांत्रिक और रासायनिक दोनों पाचन होते हैं। यानी यहाँ पर यांत्रिक पाचन भी होता है और रासायनिक पाचन भी होता है, रासायनिक पाचन भी होता है। परिभाषा मैंने आपको बता दी, यांत्रिक और रासायनिक क्या होता है। यांत्रिक पाचन किसकी सहायता से होता है? दांतों की सहायता से, दांतों की सहायता से भोजन को चबाकर, भोजन को चबाकर क्या किया जाता है? अर्ध ठोस अवस्था में बदल दिया जाता है। ये भोजन को जो अर्ध ठोस अवस्था में बदलते हैं उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? बोलस। ठीक है, बोलस ध्यान रखना है किसे बोलते हैं। बोलस का मतलब ये है कि मुख गुहा के अंदर जब भोजन को दांतों की सहायता से चबा करके अर्ध ठोस रूप में या लसलसे रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये यांत्रिक पाचन होता है मुख गुहा के अंदर। यांत्रिक पाचन में यही आपको लिखना है। उसके बाद में मुख गुहा में रासायनिक पाचन। मुख गुहा में जो रासायनिक पाचन है, मुख गुहा के अंदर रासायनिक पाचन के अंदर एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, लार की सहायता से होता है। रासायनिक पाचन किसकी सहायता से होता है? लार की सहायता से होता है। ठीक है, और लार के अंदर पाए जाने वाला टाइलिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम कैसे पाचन करता है ये मैंने आपको बताया था पहले। ये क्या करता है? स्टार्च जो है उसको किस में परिवर्तित कर देता है? माल्टोस शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यानी मुख गुहा के अंदर केवल इतना ही होता है। हालांकि मुख गुहा के अंदर जो है लाइपेज एंजाइम भी होता है, लेकिन ये लाइपेज एंजाइम जो है ये पाचन नहीं कर पाता। हालांकि बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर कुछ मात्रा के अंदर लाइपेज एंजाइम के द्वारा मुख गुहा के अंदर पाचन होता है लिपिड का। ठीक है, लेकिन एडल्ट में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। बात समझ में आ गई? बाकी मुख गुहा के अंदर और क्या होता है? मुख गुहा के अंदर इस लार के अंदर ही पाए जाने वाला एंजाइम जिसको हम क्या कहते हैं? लाइसोजाइम। इसका काम मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो मुख गुहा के अंदर क्या होता है? यही होता है। उसके बाद में क्या होगा? देखो, मुख गुहा के अंदर जब भोजन को दांतों की सहायता से चबाया जा रहा है, लार मिश्रित हो गई है। आपको भी ये ध्यान रखना है कि भोजन को मुख गुहा के अंदर बार बार अच्छे से चबा करके और लार मिश्रित कर देनी है, जिससे कम से कम स्टार्च का पाचन तो हो जाए। ठीक है, जीभ जो है इसमें सहायता करती है भोजन को बार बार घुमा करके। फिर जब ये अर्ध ठोस में बदल जाएगा तो जीभ की सहायता से इसको पीछे लिया जाता है कोमल तालु भाग में। बताया था मैंने आपको कोमल तालु भाग, ये ऊपर पीछे की तरफ कौन सा भाग है? कोमल तालु भाग है। ठीक है, ये कोमल तालु भाग के अंदर जो युलवा पाया जाता है वो आंतरिक नासा छिद्र जो होते हैं उनको तो क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। ठीक है, और फिर जो भोजन है वो क्या होगा? कोमल तालु से चिपकेगा। कोमल तालु की मांसपेशियां जो है वो दबाव डालेंगी, जिससे भोजन किस में आ जाता है? जो ग्रास नाल है, यानी भोजन की नलिका जो उसका छिद्र जो है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्यूलेट।
बताया था मैंने आपको, उसमें भोजन की जो नलिका उसके छिद्र को हम क्या कहते हैं, ग्यूलेट कहते हैं। उसके अंदर भोजन कहाँ पहुँच जाता है, नीचे पहुँच जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, निगलना कहते हैं। तो निगलने की प्रक्रिया कैसे हुई, समझ में आ गया। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारा ये जो ग्रसनी वाला भाग है, ठीक है, इसमें ऐच्छिक प्रकार की पेशियां भी होती हैं, अनैच्छिक प्रकार की पेशियां भी होती हैं। लेकिन शुरू में जहाँ पर ये भोजन की नलिका के संपर्क में, वहाँ पर ऐच्छिक प्रकार की पेशियां हैं। यानी हम निगलना ऐच्छिक का मतलब होता है ऐसी पेशियां जिन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण चलता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो निगल सकते हो, आप नहीं चाहो तो नहीं भी निकलो, ठीक है। इसलिए इस वाले भाग के अंदर क्या है, ये पेशियां ऐच्छिक प्रकार की होती हैं ग्यूलेट वाले भाग के अंदर। फिर जैसे ही ग्रास नाल के अंदर आगे चला गया, फिर अनैच्छिक पेशियां जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये जो शाकाहारी पशु होते हैं, शाकाहारी पशुओं के अंदर जो पेशियां होती हैं वो क्यों ऐच्छिक प्रकार की होती हैं, इसीलिए वो अपने भोजन को क्या करती हैं, आगे ले जाने के बाद में वापस लेके आ जाते हैं। जब जुगाली करती है ना, तो वापस वो अपने भोजन को क्या करते हैं, वापस ला के आ सकते हैं, किसके अंदर, मुगुआ के अंदर। तो उनकी जो मांसपेशियां हैं, उनके आमाशय के अंदर एक भाग होता है रुमेन। उस रुमेन की जो मसल्स है वो क्या है, ऐच्छिक प्रकार की है, इसलिए वहाँ से वो उसको क्या है, वापस लेके आ सकती है और जुगाली करके उसमें लार मिश्रित करके और ये स्टार्च का पाचन करके फिर उसको आगे ले जाते हैं, ठीक है। देखो आगे, ये तो था पाचन किसके अंदर, मुगुआ के अंदर। अब मुगुआ से भोजन जो है निकलने की सहायता से किस में चला गया, ये पहुंच गया है ग्रासनाल में, यानी भोजन की नलिका में। और भोजन की नलिका से अब किस में पहुंच गया है, ये आमाशय में। यानी अपना अगला बिंदु क्या है, आमाशय में पाचन। आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है, देखो आमाशय में भोजन को लगभग 5 से 6 घंटे तक रखा जाता है। कितने घंटे तक रखा जाता है, इतने समय तक। भोजन के पाचन के लिए आमाशय में इतना समय लगता है। क्या किया जाता है, आमाशय के जो दोनों वाल्व हैं, कौन कौन से वाल्व, एक कार्डियक कपाट और दूसरा पाइलोरिक कपाट। आप लोगों को पता होगा, दोनों नाम संरचना में बताया था मैंने। ये दोनों कपाट जो है उनको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और बंद करने के बाद में जो आमाशय की दीवारें हैं, वो दीवारें जो हैं वो तेज़ी से मूवमेंट करती हैं। आहार नाल की दीवारों के अंदर पाई जाने वाली जो गति है उसको हम कर्मांकुंचन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मांकुंचन गति। पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन कि आहार नाल के अंदर किस प्रकार की गति पाई जाती है, तो वो कर्मांकुंचन या पेरिस्टेलाइसिस मूवमेंट पाया जाता है, ठीक है। इसी मूवमेंट की सहायता से क्या होता है, जो भोजन है उसको आहार नाल के विभिन्न भागों में आगे से आगे भेजा जाता है। देखो तो ये आमाशय के जो दीवारें हैं, उन दीवारों के अंदर सबसे मजबूत प्रकार की कर्मांकुंचन गति होती है। क्या कारण है इसका, इसका कारण ये है, आमाशय की जो दीवार है, आमाशय की दीवार आहार नाल में सबसे मोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। एक अनुप्रस्थ पेशियां, बाकी आहार नाल के अंदर 2 ही प्रकार की होती हैं, यहाँ 3 प्रकार की हैं। एक अनुप्रस्थ पेशियां हैं, ठीक है, एक अनुदैर्घ्य पेशियां हैं, और तीसरे प्रकार की जो पेशियां हैं वो तिरछी पेशियां। यानी ये जो तिरछी पेशियां जो हैं वो पेशियां केवल किस भाग में पाई जाती हैं, ये केवल आमाशय भाग के अंदर पाई जाती हैं, और भागों के अंदर नहीं पाई जाती। इन्हीं के पाए जाने के कारण आमाशय की दीवार क्या होती है, आहार नाल के अन्य भागों से मोटी होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो इस आमाशय के अंदर ये जो प्रबल कर्मांकुंचन हो रहा है, इससे भोजन को मथा जाता है, चर्निंग किया जाता है, पीसा जाता है। आप ये समझ सकते हो कि जो भोजन है उसको अच्छी तरीके से पीसा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल पतले स्वरूप में बदल दिया जाएगा। और इस पतले स्वरूप में बदलने पर यहाँ पर जो काम करते हैं, पाचक रस जो काम करते हैं, वो है जठर रस। आमाशय के अंदर भोजन के पाचन के लिए काम करने वाले पाचक रस को क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ठीक है। और इस जठर रस के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, इस जठर रस के अंदर पाया जाता है HCl। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका क्या काम है, इसका काम ये है, ये भोजन के अंदर उपस्थित जो बैक्टीरिया, वायरस और जो फंजाई है, इन सबको नष्ट करने के साथ ही आमाशय के जो एंजाइम्स हैं, यानी जिनको आप आमाशयी एंजाइम्स या जठर रस के एंजाइम्स कहते हैं, ये जठर रस के जो एंजाइम्स हैं उनको सक्रिय करने का काम है किसका, इस HCl का, ठीक है। अब जठर रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था आपको पहले भी। नाम है पहला पेप्सिनोजन,
पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन ये निष्क्रिय है, यानी आमाशय की जो दीवारें हैं, बताया था मैंने आपको कार्डियक भाग, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। इनके अंदर फंडिक भाग के अंदर जो पेप्सिनोजन कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है? HCl के लिए तो आपको वहाँ पर बताया था ऑक्सेंटिक सेल्स। देखो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ऑक्सेंटिक सेल्स या जिनको आप क्या कह सकते हो, पैरेटल सेल्स कह सकते हो। इसी प्रकार से ये जाइमोजन या चीप सेल्स बताया था, ठीक है। तो इन सेल्स, जाइमोजन सेल्स के द्वारा जो पाचक एंजाइम्स का स्रावण किया जाता है उनमें से एक का नाम क्या है? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होता है, ठीक है। किसी भी एंजाइम की निष्क्रिय अवस्था को क्या कहते हैं? जाइमोजन कहते हैं। ये उस समय भी बताया था। देखो ये पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा? पेप्सिन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? पेप्सिन में, ठीक है। और ये पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटियोलाइटिक प्रकार का एंजाइम है, प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है। ये क्या करता है? जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को पेप्सिन जो है किस में बदल देगा? पेप्टोन्स में बदल देगा, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि जो प्रोटीन है उसका पाचन करके किस में बदलेगा? पेप्टोन्स में बदलेगा। अगर आपको पेप्टोन्स या पेप्टोज नाम याद नहीं रहता है तो आप क्या कर सकते हो, या ये लिख सकते हो कि पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। किस में बदल देता है? पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होगा? पेप्सिन एंजाइम की सहायता से होगा। किससे बना है? पेप्सिनोजन से बना है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा जो एंजाइम पाया जाता है वो आपको बताया था प्रोरेनिन। कौन सा एंजाइम है? प्रोरेनिन, ठीक है। ये प्रोरेनिन जो है वो किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति में किस में बदलता है? रेनिन में। यानी प्रोरेनिन का ये स्वरूप कौन सा है? निष्क्रिय है। और ये सक्रिय किसकी उपस्थिति में होता है? ये HCl की उपस्थिति में क्या हो जाता है? सक्रिय होता है, ठीक है। और ये सक्रिय होकर के क्या करता है? ये सक्रिय होकर के और दूध में पाए जाने वाली जो प्रोटीन है उसका पाचन करता है। देखो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? केसिन, ठीक है। ये केसिन प्रोटीन जो है ये रेनिन नामक एंजाइम्स की सहायता से किस में बदल जाएगी? पेराकेसिनेट में, पेराकेसिनेट में। और ये पेराकेसिनेट जो है वो कैल्शियम के साथ जुड़ करके और कैल्शियम पेराकेसिनेट का निर्माण कर लेता है। कैल्शियम पेराकेसिनेट का निर्माण कर लेगा, ठीक है, जिसको हम कर्ड या दही भी कह सकते हैं। और फिर इसका जो आगे जो प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम्स है वो क्या कर देंगे? पाचन कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोरेनिन जो है निष्क्रिय एंजाइम है, HCl की उपस्थिति में रेनिन में बदलेगा। और रेनिन जो है दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन जिसको हम केसिन कहते हैं, ये केसिन इस रेनिन एंजाइम्स की सहायता से पेराकेसिनेट में बदल दी जाएगी। पेराकेसिनेट जो है वो कैल्शियम के साथ जुड़ करके कैल्शियम पेराकेसिनेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? दही। और उसका क्या हो जाता है? आगे पाचन हो जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो आमाशय के अंदर भोजन का पाचन जो है इन्हीं एंजाइम्स की सहायता से होता है। इसके अलावा यहाँ पर एमाइलेज एंजाइम भी होता है, लेकिन एमाइलेज एंजाइम जो है HCl के प्रभाव के कारण जो है निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ लाइपेज एंजाइम भी होता है, लेकिन लाइपेज एंजाइम जो है वो वसा के पायसीकरण के बिना पाचन नहीं कर पाता है। एक चीज़ और, यहाँ पर म्यूकस का स्रावण होता है जो आमाशय की दीवारों को किससे बचाता है? HCl के प्रभाव से बचाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि HCl जो है एक प्रबल अम्ल है, ठीक है। और अगर आमाशय की जो आंतरिक दीवार है, अगर यहाँ पर HCl अपना प्रभाव डालता रहा तो क्या होता है? यहाँ पर घाव बन जाते हैं, और घाव बनने से ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। गैस्ट्रिक अल्सर आप लोगों ने नाम सुने होंगे, पेट दर्द होना, ये सारी समस्याएं जो है वो लगातार होती रहती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है जनरली एसिडिटी से शुरू होती है ये, और ये कैंसर तक पहुँच जाता है,
ठीक है। तो इससे बचाने के लिए क्या है कि यहाँ पर म्यूकस का श्रावण किया जाता है, ठीक। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर भोजन नहीं पहुँचा, यदि हमने समय पर भोजन नहीं लिया तो दुष्प्रभाव जो है आपके सामने एसिडिटी जैसे, और ये लगातार आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। देखो ये आमाशय के अंदर भोजन का पाचन था। आमाशय के अंदर भोजन के पाचन के परिणाम स्वरूप भोजन का जो स्वरूप बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। ये जो कायम है, इस कायम को आगे स्थानांतरित किया जाता है किसके अंदर, छोटी आंत के अंदर। किस में भेजा जाएगा, छोटी आंत में। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये अपना इतना भाग जो है वो कहाँ तक हो गया, आमाशय तक पाचन। दो चीजें आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है। आमाशय के अंदर अवशोषण, अवशोषण में अगर आपको मैं बताऊं तो एक तो आप लोगों ने देखा था विटामिन B12 का अवशोषण होता है, साथ ही एल्कोहल। हमारे शरीर में वह अंग जहाँ पर एल्कोहल का अवशोषण होता है वो कौन सा है, आमाशय। इसके अलावा जल और कुछ औषधियों का अवशोषण भी होता है किसके अंदर, आमाशय के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये अपना पाचन का पहला भाग जिसके अंदर अपन ने आमाशय तक पढ़ लिया है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।